तो आज हम लोग केमिस्ट्री के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप इनको तैयार कर लेते हैं, यदि आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में समझिए कि 2 से 3 गो 2 नंबरिया क्वेश्चन इस वीडियो में पक्का है, आप लोगों को फंस ही जाएगा, इतना आप लोग कन्फर्म रहेंगे। और यह क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। यदि 10 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो एक में समझिए कि 2 से 3 गो एकदम आना फिक्स है बाबू, ठीक है ना, कुछ कर लीजिएगा, 2 से 3 गो आना फिक्स है। बस आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइएगा और सब्जेक्टिव का एक अलग नोट्स बना लीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं ताकि आप लोगों को जो हम जिस लैंग्वेज में आप लोगों को जिस लैंग्वेज में जितना सिंपल भाषा में आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को अपने कॉपी पर लिख लेना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है। बाकी वीडियो देख लेने के बाद तो लोग के दिलो दिमाग खून फेफड़ा में सब में हम हटा दें, बस इतना विश्वास माना जा। क्या बाबू आज का जो ये वीडियो है ना, रात के 11 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, समझ जाइए आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ से अपने क्लास को बाबू स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। ठोस कठोर क्यों होते हैं, आप लोग भी जानते हैं जो ठोस होते हैं, मान लीजिए कि लकड़ी हो गया, बर्फ हो गया, पत्थर हो गया, ईंटा हो गया, ये सब कठोर काहे होखेला सन, ये सब कठोर काहे होखेला सन। तो वही सवाल पूछा कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, आप लोगों को बताना है। आंसर क्या है, देखिए कोई भी पदार्थ अनेक सूक्ष्म अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। जैसे देखिए आप लोग का जो घर है, तो आपका घर का जो बनावट है वह उसी शेप का तो नहीं होता है ना, उसको आप लोग छोटे छोटे टुकड़ों से मिला के आप लोग एक अपना नया घर बनाते हैं। उसमें आप लोग अलग अलग प्रकार के डिजाइन देते हैं। तो क्या उसी डिजाइन का एक बड़ा सा पार्टिकल होता है? नहीं, आप लोग छोटे छोटे कण को जुटा के डिजाइन काट के आप लोग बड़ा सा घर बनाते हैं। तो उसी प्रकार से कोई भी बड़ा पदार्थ बनता है ना, तो उसमें छोटे छोटे कण मिले होते हैं, समझा गया ना, छोटे छोटे कण मिल के एक बड़ा सा पदार्थ बनता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी पदार्थ अनेक सूक्ष्म अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, जिनमें अणु, परमाणु और आयन होते हैं। देखिए जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो कण के नाम दिया गया है अणु, फिर परमाणु और आयन दिया गया है। इनके अवयवी कणों के बीच के अंतर आणविक बल, अब कहिएगा सर अंतर आणविक बल क्या होता है? देखिए कहने का मतलब यह है कि ठोसों के अंदर जो अवयवी कण हैं, ठोस मान लीजिए है तो ओकरा अंदर बहुत छोटा छोटा कण है, तो उस छोटा छोटा कण को बांध कर रखने में जो बल लगता है उसको बोलते हैं अंतर आणविक बल। समझ में आ गया ना। तो अंतर आणविक बल काफ़ी प्रबल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। इन अंतर आणविक बल के कारण ये गति नहीं कर पाते हैं, यही कारण है कि, ठीक है ना, यही कारण है कि ठोस कठोर होते हैं। समझ में आ गया ना। ठोस कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि ठोस का निर्माण बहुत ही छोटे छोटे कणों से हुआ है, इसमें अणु, परमाणु, आयन रहते हैं और इनके बीच अंतर आणविक बल बहुत ही प्रबल होता है, जिसके वजह से यह गति नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि ठोस कठोर होते हैं। बस दैट्स इन, प्रॉब्लम सॉल्व खत्म हो गया। तो ये तो आप लोगों को आंसर देना है, तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वाला आंसर दे देंगे। अब ये चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंग्लिश में है, आप लोग देख लेंगे कि व्हाई आर सॉलिड हार्ड, ठीक है ना, सॉलिड हार्ड क्यों होते हैं, ये आप लोगों के पास आंसर दिया गया है, ठीक है ना। इसमें आप लोग किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठोस कठोर क्यों होते हैं? एनी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मेनी मिनट कंस्टिट्यूट पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल का निर्माण होता है वह बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलके होता है, वही बोला है। विच इंक्लूड मोलिक्यूल्स, एटम एंड आयंस, जिसमें आपका मोलिक्यूल्स रहेगा, एटम रहेगा, आयन रहेगा, उसी के बारे में क्या है, डिस्कस है। आप लोग इसको देखेंगे। फिर वही लिखा गया है कि देखिए जो यहाँ पर लिखा गया है ना, कि जो इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है बहुत क्या रहता है, वेरी स्ट्रॉन्ग रहता है। देखिए इनके बीच जो अंतर आणविक बल रहता है काफ़ी ज़्यादा प्रबल होता है। ड्यू टू दिस इंटरमोलिकुलर फोर्स दे कैन नॉट मूव, मतलब कि अंतर आणविक
आणविक बल के कारण ये मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है ड्यू टू दिस इंटरमोलिक्यूलर फोर्स दे कैन नॉट मूव, मतलब वो मूव नहीं कर सकते। दिस इज द रीजन वाई सॉलिड आर हार्ड, और यही रीजन है कि सॉलिड हमारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे कि ठोस कठोर क्यों होता है। अब यहाँ से मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, पहला आप लोगों का हो चुका है। चलिए दूसरा सवाल आप लोग स्क्रीन पर है, आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा खासा सवाल है बाबू आप लोगों के स्क्रीन पर। बोला है एकांक सेल, ठीक है ना, जो कि आप लोग भी जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एकांक सेल या एकक कोटिका किसे कहते हैं, ठीक है ना, कोष्टिका किसे कहते हैं। आप लोगों को एग्जाम में दो लैंग्वेज यूज करता है, या तो आप लोगों से पूछेगा कि एकांक सेल किसे कहते हैं, और नहीं तो आप लोगों से पूछेगा कि एकक कोष्टिका किसे कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, आप लोग समझेंगे, ठीक है ना, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा कि क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल कहते हैं। इसे इकाई सेल भी कहते हैं। आप लोगों से इकाई सेल भी पूछा जा सकता है, समझ गए ना। तो कहने का क्या मतलब है कि आप लोगों का घर बना था, मान लो कि तो लोग घर बनाता, तो लोग घर बनता तो ईंटा बार बार देवल जा ना, ईंटा बार बार एगो ईंटा दिला जा, फिर ओकरा ऊपर एगो और ईंटा, फिर ओकरा ऊपर एगो और ईंटा, फिर ओकरा ऊपर और ईंटा। तो ईंटा देव से का होला तो लोग के एगो देवाल बन जाला, तो लोग के एगो सतह बन जाला। तो एकरे के तक कहल जाला यूनिट सेल, इकाई, एकक कोष्टिका चाहे इकाई सेल। क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम मतलब वह सबसे छोटा यूनिट, वह सबसे छोटा इकाई जिसके बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। मान लीजिए पूरा क्रिस्टल बनल बा तो जौना के बार बार दोहरावे से ही बनल बा, का बा जौना के बार बार दोहरावे से ही बनल बा, तो ओकरे के का कहल जाला, ओकरे के सबसे छोटा इकाई का कहल जाला, एकक कोष्टिका हम लोग कहते हैं, इसे इकाई सेल भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है अथवा जालक बिंदुओं को सीधी समानांतर रेखाओं द्वारा जोड़ने पर क्रिस्टल की आंतरिक संरचना का प्रतिरूप बन जाता है। अतः किसी क्रिस्टल जालक की लघुत्तम पुनरावृत्ति उस क्रिस्टल की एकक कोष्टिका कहलाती है। देखिए एकक कोष्टिका कहने का मतलब क्या है ना कि आपके पास जो एक पूरा सिस्टम है, ठीक है ना, पूरा आपके पास क्रिस्टल है, पूरा जालक मतलब आपके पास पूरा वो क्रिस्टल है, तो उस क्रिस्टल का निर्माण किसी एक चीज़ की बार बार दोहराने से हुआ होगा, तो वह सबसे छोटी चीज़ को क्या बोलते हैं, इकाई सेल बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज में है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड यूनिट सेल या यूनिट सेल मतलब एक ही बात है बाबू, ठीक है ना। यूनिट सेल देखिए इंग्लिश में क्या होता है ना कि इंग्लिश में आप लोगों का एक ही लैंग्वेज मतलब एक ही चीज़ यूज होता है, हिंदी में क्या होता है कि दो तीन को हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे व्हाट इज कॉल्ड यूनिट सेल मतलब यूनिट सेल क्या है, चाहे आ सकता है कि डिफाइन द यूनिट सेल, आप लोग एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है ना, लैटिस whose repeated repetition makes up the entire crystal, it is called a unit cell, it is also called unit cell। वही बात है कि जो आपका क्रिस्टल जालक है तो उसको जब छोटी इकाई होती है जिससे बार बार दोहराने से वह क्रिस्टल बना है, तो वह छोटी सी इकाई को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है बाबू, लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप लोग देखेंगे। चलिए यहाँ से हमारा सवाल आया है मेरे भाई, आप लोग यहाँ से देखेंगे ध्यान से कि 3 नंबर में बोला गया है कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। ठोस का आयतन, अब देखिए ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, ठीक है ना, ठोस का आकार भी निश्चित होता है। ठोस का दोनों निश्चित, ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। वह कैसे होता है आप लोग यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए लिखा है ठोसों में अवयवी कण प्रबल अंतर आणविक बलों द्वारा एक दूसरे के निकट आते हैं।
ठोस में देखिए जो कण होता है ना वह एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक रहेला सन, ठीक बा ना। नज़दीक रहे के वजह ये रहेला कि ओकनी के बीच जो बल लागेला इंटर मोलिकुलर फोर्स यानी अंतर आणविक बल वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है, काफ़ी ज़्यादा प्रबल रहता है। तो जिसके वजह से ना उनको गति कराने देगा और ना गति कराने देगा तो आयतन में भी कोई चेंजिंग होगा नहीं। वही लिखा है कि निकट आते हैं जबकि ऊष्मीय ऊर्जा अवयवी कणों को दूर ले जाने का प्रयास करती है। अब बताइए ऊष्मीय ऊर्जा क्या करेगा, कौन उसको सोचेगा कि उसको दूर लेके जाएं, परंतु निम्न ताप ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है, अतः अवयवी कण अधिक निकट आ जाते हैं। इसीलिए अत्यधिक दाब लगाने पर भी इनका आयतन परिवर्तित नहीं होता है, अतः आयतन निश्चित होता है। ठोस तो कठोर होकर करता है, लेकिन इसका आयतन क्या करना है, बदलना है तो हम लोग प्रेशर देंगे। तो ये अधिकतम प्रेशर पर भी क्या होता है ना कि इसका आयतन नहीं बदलता है। जैसे देखिए कहने का मतलब गैस है, तो गैस में क्या होता है ना कि गैस में उसमें प्रेशर रहता है। क्या रहता है? प्रेशर पूरा हाई प्रेशर पर देखते होंगे कि आप लोगों का जो 15 लीटर का जो गैस का सिलेंडर आता है तो उसमें प्रेशर से उसको भरा जाता है। जैसे देखिए आप लोग गैस निकालते हैं तो फटाक से दम मारता है, संते ऊपर निकल जाता है। यानी गैस में क्या होता है ना कि आप प्रेशर से आयतन को बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन ठोस में नहीं कर सकते हैं। ठोस में आप प्रेशर कम दीजिए चाहे ज़्यादा दीजिए, न उसका आकार बदलेगा न उसका आयतन बदलेगा, क्योंकि ठोस के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके बीच अंतर आणविक बल काफ़ी ज़्यादा बरियार रहता है, जिसकी वजह से किसी का प्रभाव काम नहीं करता है। और इसे यही कारण है कि ठोस का आकार आयतन सब क्या होता है, निश्चित होता है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए ये तो आप लोग समझ गए होंगे ना। ये आप लोग का यहाँ इंग्लिश में है, ठीक है ना। देखिए वाई इज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड फिक्स, ठीक है ना। मतलब सॉलिड का जो होता है वह आयतन फिक्स होता है, क्यों आप लोग बताना है। तो ये आप लोग यहाँ से इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसी को हमने एक अलग पेज पे लिख दिया है, आप लोग यहाँ से पूरा तरह से नोट कर सकते हैं। चलिए अब अगला आता है हम लोग, आप लोग देख रहे हैं जालक बिंदु, ठीक है ना। जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? जालक बिंदु आप लोग एग्जाम में देखे होंगे कि बार बार पूछा जाता है कि जालक बिंदु क्या है, इसको परिभाषित करें, ये सब का सवाल आता है। देखिए जालक बिंदु किसी भी ठोस के एक एक अवयवी कण को दर्शाता है। अब देखिए जालक बिंदु क्या होता है, पहले के लाइन में पूरा खत्म हो गया। जालक बिंदु किसी भी ठोस के एक एक अवयवी कण को दर्शाता है। मतलब तोह लोग के जौन घर बा वो जितना ईंटा से बनल बा उ सब ईंटा जालक बिंदु है। समझ में आ गई? तो लोग के घर जितना ईंटा से बनल बा सब ईंटा का है, जालक बिंदु है। मतलब कि सबन के बिंदु से देखावल जाए। कहाँ से देखावल जाए? बिंदु से, कि हई बिंदु हौ बिंदु ये बाबू जालक बिंदु बुझा गई। तो जालक बिंदु के किसी भी ठोस के एक एक अवयवी कण को दर्शाता है। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की आकृति के लिए जालक बिंदु उत्तरदायी होते हैं। कोई भी ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। यह अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन होते हैं। देखिए जो आपके क्रिस्टल होते हैं तो उसका निर्माण आपके अणु से, परमाणु से, आयन से होता है। तो इन्हीं अणु, परमाणु, आयन को एक बिंदु द्वारा दिखाया जाएगा, एक बिंदु द्वारा, और उसी को क्या बोलते हैं? जालक बिंदु बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जालक बिंदु का होला। समझ में आ गया ना जालक बिंदु का होला? तो लोग समझ में बाबू आ गई हुई। ये आप लोग का इंग्लिश वर्जन है, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट से आप लोग क्या समझते हैं आप लोग बताना है। तो ये आप लोग का यहाँ लिखा हुआ है कि लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट ईच कंस्टिट्यूंट पार्टिकल ऑफ एनी सॉलिड। लैटिस पॉइंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड। एनी सॉलिड इज मेड ऑफ कंस्टिट्यूंट पार्टिकल। दिस कंस्टिट्यूंट पार्टिकल आर एटम्स, मोलिक्यूल्स एंड आयन। यानी कहने का मतलब जो आपका क्रिस्टल होता है तो उसके निर्माण में आप लोगों का मोलिक्यूल्स रहेगा, एटम रहेगा, आयन रहेगा, और इन्हीं को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है और इन्हीं को बोलते हैं जालक बिंदु। तो आप लोग सारा चीज़ आप लोग बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। आप लोग किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। आगे चलते हैं। आप लोगों के सामने अगला सवाल आता है, ठीक है ना, कि क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल सवाल है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग सवाल है। क्रिस्टलीय ठोस बहुत बार पूछ चुका है कि किसे कहते हैं, इसीलिए आप लोग को बहुत ही
ही सिंपल भाषा में हम लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना मेरे भाई, ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 नंबर में कि क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। क्रिस्टलीय ठोस का होता है, परिभाषित करें 2 नंबर में बाबू, ठीक है ना। 2 नंबर में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट VVI है। ये सब सवाल एकदम देखिए, एको सवाल ऐसा नहीं है ना कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, एको को सवाल आप लोगों के लिए जहर है, बस आप लोग इसे कंप्लीट करते रहिए। अब परिभाषा क्या है, ध्यान से देखिए कि वह ठोस जिनके अवयवी कण, अब देखिए ठोस होगा तो कुछ छोटे छोटे कण होंगे जो नाम है परमाणु है, अणु है या आयन है, एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में होती हैं। अब देखिए क्रिस्टल है तो अगर जो ठोस में अणु परमाणु आयन रहेगा तो ओकर निश्चित व्यवस्था, निश्चित क्या होता है, निश्चित पैटर्न होता है, अर्थात कणों की व्यवस्था का एक निश्चित पैटर्न होता है तथा जिनके गलनांक निश्चित होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जानते हो बाबू किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होता है ना कि जिनमें जो छोटे छोटे कण शामिल होते हैं, उनकी आकृति, उनका पैटर्न, उनका सजावट एक फिक्स पैटर्न से हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्रिस्टल, ठीक है ना, जिसका गलनांक निश्चित हो। वही लिखा हुआ है कि वह ठोस जिनका अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में होती है। नियमित में बाबू होगा, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि देखो एहिजा प्लस तो एहिजा माइनस, तो एहिजा प्लस तो एहिजा माइनस, तो एहिजा प्लस, वो फिक्स पैटर्न है कि प्लस के बाद माइनस आ रहा है, चाहे 2 को प्लस के बीच में माइनस आ रहा है, तो ये एक फिक्स पैटर्न है। जब इस पैटर्न को निर्माण करते हुए कोई ठोस बनता है तो उसको बोलते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको, ठीक है ना। चलिए अब इंग्लिश वाला पॉइंट का है, ये भी आप लोग को समझा देते हैं। देखिए डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड, द सॉलिड हुज कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, एटम, मोलिक्यूल्स और आयंस आर इन और डिफाइन नहीं और डिफिनिट एंड रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना अरेंजमेंट, एक उनके बीच अरेंजमेंट होना चाहिए। हैव अ डिफिनिट पैटर्न of arrangement of angles and have definite melting point are called crystalline solid। यानी जो आप लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा ओकर एगो फिक्स पैटर्न होगा, फिक्स अरेंजमेंट होगा, फिक्स्ड आपका वहाँ गलनांक होगा, उसका लिखा हुआ है ना यहाँ पर फिक्स क्या होगा, उसका गलनांक लिखा हुआ है ना डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। उसका गलनांक में क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल ठोस, यानी क्रिस्टलीय ठोस हम लोग बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। क्रिस्टलीय ठोस यह समझिए ना कि क्रिस्टलीय ठोस एक ऐसा ठोस है जिसका निर्माण एक पैटर्न की भांति होगा, समझ गए ना, जिसका निर्माण क्या होगा, एक पैटर्न की भांति होगा, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। बस आगे चलते हैं। अब चलिए, अब यहाँ आया है अगला पॉइंट, आप लोग देखेंगे मेरे भाई, यहाँ बोला है कि अक्रिस्टलीय ठोस में परिभाषित करें, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। देखिए वह ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में नहीं होते हैं, मतलब कहने का मतलब कि ये प्लस होगा तो फिर माइनस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा कब क्या आ जाएगा, मतलब अनियमित। क्या होता है अनियमित? जैसे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो ड्रेस पहन के जाते हैं वह क्या होता है अनियमित होता है, कोनो सूटर पहन के जाएगा, कोनो ड्रेस पहन के जाएगा, कोनो जीन्स कुर्ता शर्ट टी शर्ट पहन के जाएगा, मतलब उन लोगों का कोई गारंटी नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात देखिए सरकार पैसा देता है ड्रेस के लिए, लेकिन बट क्या करते हैं वो लोग ड्रेस कोई पहनता है कोई नहीं पहनता है। तो सरकारी स्कूल में जो लड़के होते हैं वो आधा ड्रेस में रहेगा तो आधा ड्रेस में नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं अनियमित। लेकिन आप प्राइवेट स्कूल में देख लीजिएगा, एक भी आपको ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा ना जो विदाउट ड्रेस हो, सब का सब बच्चा आपको ड्रेस में ही मिलेगा, ठीक है ना। तो विदाउट ड्रेस मतलब कि विदाउट व्यवस्था, मतलब कोनो फिक्स पैटर्न नहीं है, अर्थात कोणों की व्यवस्था का एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है तथा इनको अधिक ताप देने पर यह द्रव अवस्था में बदलने लगते हैं, तो इन्हें अक्रिस्टलीय ठोस या आभासी ठोस कहते हैं। ये तो आप लोग क्लियर हो गया कि इनका नियमित व्यवस्था नहीं होगा, नियमित पैटर्न नहीं होगा। और भी क्या चीज़ कि आप इनको अधिक ताप देंगे ना तो द्रव में बदल जाएगा। जैसे कहने का मतलब बर्फ़ को आप ताप दीजिए पानी में बदल जाएगा। शीशा को गर्म करिए एकदम चूने लगेगा,
लिक्विड की भांति चूने लगेगा। फिर होगा प्लास्टिक आप लोग देखे है ना, प्लास्टिक को गर्म करिएगा एकदम ऊपर में से लगेगा कि तरल है, बह रहा है। तो इस प्रकार के ठोस को क्या कहते हैं हम लोग? अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या आता है? कांच आ जाएगा, रबर आ जाएगा, मोम आ जाएगा, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? जौना के आप लोग अधिक ताप देंगे और द्रव में बदल जाएगा, द्रव में क्या हो गया? बदल गया, तो उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ये आप लोग का हो गया, ठीक है ना, इसको आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से देखिए आगे चलते हैं, तो ये आप लोग का जैसे आप लोग का यह इंग्लिश वर्जन है, ठीक है ना। देखिए दोज सॉलिड हुज कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, यहाँ लिखा हुआ है डिफाइन एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड किसे कहते हैं, इसे परिभाषित करें। तो आप लोग सामने पूरा डिफिनेशन है, आप लोग इसको समझ सकते हैं, इंग्लिश में है, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, चलिए 7 नंबर में यही सवाल आप लोगों से पूछा जाता है कि कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों कहते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों कहते हैं। सबसे पहले चीज़ कि कांच हमारा कौन ठोस है, पहले ये पता करिए। तो अभी बताएं ना कि कांच मतलब शीशा को आप अधिक ताप दीजिएगा ना, चाहे आगी में गर्म करिएगा ना, तो वह चूने लगता है, वह गर्म होकर पिघलने लगता है। तो हम लोग का कांच क्या है? अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय को आप अधिक ताप दे दीजिए, अधिक दाब दे दीजिए, वह बदलेगा नहीं, ना उसका आकार बदलेगा, ना आयतन बदलेगा, ना वह लिक्विड में आएगा, किसी भी चीज़ में चेंज नहीं होगा। जैसे ईंटा, पत्थर को कितना गर्म करिए, क्या पत्थर पानी हो जाएगा? नहीं होगा। तो पत्थर आप लोगों का क्या है? आप लोग क्रिस्टलीय है। लेकिन आप लोग कांच को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय। तो वही लिखा हुआ है कि कांच एक क्रिस्टलीय नहीं, अक्रिस्टलीय, यहाँ ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। कांच एक क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है, तथा अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना द्रवों के समान होती है। इनमें द्रवों के समान बहने की प्रकृति होती है, परंतु प्रवाह बहुत ही मंद होती है, इसीलिए इन्हें अतिस्थिति द्रव या आभासी ठोस कहा जाता है। जैसे देखिए, अब मान लीजिए अधिक ताप न दीजिएगा, तब कैसे मालूम चलेगा? तो आप लोग घर में यदि शीशा का मतलब कांच का खिड़की में शीशा लगा होगा, तो आप लोग यदि 10 साल 15 साल 20 साल हो गया होगा ना, तो आप देखिएगा ऊपर का जो मोटाई है कम हो गया होगा और नीचे का मोटाई ज़्यादा हो गया होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यदि आपके खिड़की में कांच लगा है, ठीक है ना, यदि वह कांच लगे हुए 15 साल 20 साल हो गया है, तो आप देखिएगा ऊपर का जो मोटाई है ना वह कम होगा और नीचे का मोटाई ज़्यादा है। मतलब ऊपर से धीरे धीरे बहते बहते बेचारा नीचे आ गया है। तो कांच में प्रवाह होता है लेकिन बहुत ही मंद होता है, ठीक है ना, बरसों लग जाता है इस प्रकार। तो कांच को हम लोग अतिस्थितित द्रव या आभासी, ठीक है ना, आभासी ठोस भी हम लोग कहते हैं। तो इसमें आप लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप लोग इसका इंग्लिश में भी आंसर लिख सकते हैं कि व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड अ सुपर कोल्ड लिक्विड। ग्लास जो हम लोग का है वो सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों है, आप लोग बताना है। तो ये से आप लोग लिख सकते हैं कि ग्लास इज अमॉर्फस, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन नहीं। ऐसे आप लोग इसको अमॉर्फस कर लेंगे, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन नहीं है। यहाँ से आप लोगों का अमॉर्फस, ठीक है ना, क्या है? अमॉर्फस सॉलिड है, और इसका स्ट्रक्चर अमॉर्फस सॉलिड के भांति होता है, सिमिलर टू दैट लिक्विड, मतलब लिक्विड की भांति होता है। और इसका जो नेचर होता है वह लिक्विड की भांति होता है, मतलब इसमें प्रवाह की क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है, इसमें बहने का गुण होता है। बस यही आप लोग लिख लेंगे, आप लोग के सामने है। इसे क्या कहते हैं? वर्चुअल सॉलिड हम लोग कहते हैं। तो ये भी सवाल आप लोग का हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग के सामने है। दोष से सवाल तो फिक्स है आएगा, ठीक है ना, दोष से सवाल फिक्स है। अब जितना दोष से सवाल आएगा ना सब आपको हम करा देंगे, चिंता मत करिए। दोष से सवाल लेकिन आता है बाबू, हर एक साल देखने को मिल ही जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे? इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शॉर्टकी दोष को परिभाषित करें। शॉर्टकी दोष क्या है? देखिए, कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर, अब देखिए जो क्रिस्टल का निर्माण होता है या तो आयन से होगा, ना तो अणु से होगा, नहीं तो परमाणु से होगा, यही से ना होता है। तो वही लिखा हुआ है कि कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना, जिससे जालक में रिक्तिका रह जाती है, जिसे छिद्र कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। ऐसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम लोग का ये प्लस है,
हई माइनस है, हई प्लस है, हई माइनस है। इसी प्रकार से क्या हो रहा है, पैटर्न हई चल रहा है, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार का कुछ क्या है चल रहा है। यदि मान लीजिए कि ये वाला जो माइनस है, क्या है, ये वाला जो माइनस है ये बाहरी चल जाए, मान लीजिए कि हई हम लोग का वो क्या है, सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है, ये वाला जो माइनस है उठ के कहीं यहाँ आ गया बाहरी, मतलब क्रिस्टल से बाहरी चला गया, समझ गए ना, क्रिस्टल में नहीं। यदि यह माइनस वाला ये यहाँ से उठ के जाएगा तो हम लोग का क्या होगा मेरे भाई, हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, रिक्त स्थान बन जाएगा ना, एहिजा हम लोग का ये वाला क्या हो गया, रिक्त हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो यहाँ पर रिक्त स्थान रह गया ना, जो खाली स्थान हम लोग का रह गया, तो एकरा में एगो दोष हो गया, क्या हो गया, दोष हो गया। तो इसी दोष को बोलते हैं शॉर्टकी दोष। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्टकी दोष। यानी इसमें जो आयन रहते हैं अपने क्रिस्टल जालक से यदि बाहर चले जाते हैं तो जो रिक्त स्थान हो जाता है, उसी रिक्त स्थान के कारण एक क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, और उसी दोष को क्या बोलते हैं, शॉर्टकी दोष बोलते हैं। बस यही तो कहानी है शॉर्टकी का। और आप लोग सोचते हैं कि शॉर्टकी बहुत ही हार्ड है, बस यही आप लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम आयन्स लिव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड मूव आउट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, मतलब क्रिस्टल लैटिस से क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ मतलब बाहर चले जाते हैं, लिविंग ऑफ वैकेंसी इन द लैटिस, जो क्रिस्टल में जो खाली स्थान रह जाते हैं उसे छिद्र कहते हैं। दिस इज कॉल्ड और शॉर्टकी डिफेक्ट, और उसे क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। एकदम बाबू नॉर्मल है शॉर्टकी दोष, मतलब क्रिस्टल जालक से कुछ आयन यदि अपने स्थान को छोड़कर बाहरी चले जाते हैं तो जिसकी वजह से रिक्त स्थान हो जाता है, और उसी रिक्त स्थान के कारण क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। ये आप लोग सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे। अब चलिए 9 नंबर में क्या आएगा बाबू, अब यहाँ से देखेंगे 9 नंबर में आ गया फ्रेंकल दोष। आप लोग यहाँ देख रहे हैं ना, 9 नंबर में आप लोगों का दिख रहा है, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है फ्रेंकल दोष को परिभाषित करें, ठीक है ना। फ्रेंकल दोष देखिए क्या है कि क्रिस्टल में कोई आयन, ठीक है ना, कोई आयन अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, जिससे उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है, इसे छिद्र कहते हैं, इसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। अब अंतराकाशी में तो समझ में आता है क्या होता है कि मतलब कि आप लोग का एरिया मान लीजिए कि प्लस है, माइनस है, प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस है, माइनस है, एरिया प्लस है, माइनस है, क्या है, प्लस है। तो एरिया से है जो माइनस आप लोग देख रहे हैं ना, ये तो आप लोग का वो क्रिस्टल जालक हो गया, हम लोग का हो गया ना, ये क्या हो गया, क्रिस्टल जालक हो गया। तो हई जो माइनस आप लोग देख रहे हैं ना, ये एहिजा से हट के कहीं हेहिजा आ जाएगा, हेहिजा आ जाएगा, एहिजा आ जाएगा। तो एहिजा हम लोग का क्या हो जाएगा, एहिजा हम लोग का एगो रिक्त स्थान बच गया। लेकिन क्या हुआ, सिस्टम से बाहर गया, सिस्टम से बाहर नहीं गया, इस सिस्टम के अंदर ही है, बट जिसको इसको जहाँ जौन स्थान पे होना चाहिए था उस स्थान पर नहीं है, तो यहाँ पर एगो रिक्त स्थान बन गया, जिसकी वजह से क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न हो जाता है, उसे कहते हैं फ्रेंकल दोष कहते हैं। समझ में आ गया ना, फ्रेंकल दोष क्या होता है। फ्रेंकल दोष ज़्यादा कुछ नहीं होता है, यही होता है। चलिए यहाँ लिखा हुआ है कि एन आयन लिव्स इट्स फिक्स पोजीशन इन द क्रिस्टल एंड मूव्स इनटू द टर्शियल स्पेस ड्यू टू विच द स्पेस ऑफ दैट आयन्स बिकम्स वैकेंट विच इज कॉल्ड होल, दिस इज कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट। यानी जो आप लोग के आयन्स होते हैं अपना वो पोजीशन छोड़ के उसी में कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, उसी में कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, तो वहाँ से तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अपना स्थान तो छोड़ देगा ना, तो अपने स्थान छोड़ने की वजह से जो दोष उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं फ्रेंकल दोष। आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से आप लोग देखेंगे मेरे भाई, यहाँ से आप लोग का यहाँ से अगला आता है 10 नंबर में कि क्रिस्टल दोष को परिभाषित करें। मतलब क्रिस्टल दोष क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि यदि किसी क्रिस्टल में इसमें अवयवी कण अपनी वास्तविक स्थिति से विचलित हो जाते हैं या अवयवी कण के स्थान पर कोई अशुद्धि आ जाती है, तो ऐसे क्रिस्टल को अनादर्श क्रिस्टल कहते हैं, और क्रिस्टल में उत्पन्न इन दोषों को क्रिस्टल दोष कहते हैं।
क्रिस्टल दोष कहने का मतलब है कि क्रिस्टल का निर्माण अणु परमाणु आयन से होगा। यदि उसमें से कोई एक अणु, चाहे कोई एक परमाणु या कोई आयन अपना स्थान छोड़कर या तो बाहरी चला जाए या ओकरे में कहीं दूसरा जगह शिफ्ट हो जाए, तो बताइए, या तो वो अपना स्थान छोड़ कर बाहरी जाएगा तब वो रिक्त स्थान बनेगा, या तो अपना स्थान छोड़ कर कहीं ओकरे अंदर घुस जाएगा, कोना उना में घुस जाएगा, तब भी ओकरा जगह पे वो स्थान खाली रह जाई। तो जौन खाली स्थान रहे तो वह क्रिस्टल में क्या दिखाएगा कि एक यही जा हम लोग का एक दोष उत्पन्न हो गया, एक खाली स्थान हो गया, तो ओकरे हम लोग दोष कहते हैं। तो इसी दोष को क्या कहते हैं? क्रिस्टल दोष। मतलब कि क्रिस्टल का जो निर्माण छोटे मोटे मतलब कि अणु परमाणु आयन से होता है, यदि वो छोटे अणु परमाणु आयन अपना स्थान छोड़कर या तो बाहर चले जाते हैं या ओकरे में कहीं और जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो जिसके वजह से उनके स्थान पर खाली स्थान हो जाता है, रिक्त स्थान हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न होता है, जिसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। समझ में आ गया ना? यही तो बाबू है, ज़्यादा कुछ थोड़े है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप लोग समझें क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं, डिफाइन क्रिस्टल डिफेक्ट आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलिए यहाँ पर लास्ट लिखा हुआ है बिंदु दोष, इसको भी आप लोग समझाते देते हैं। बहुत ही अच्छा खासा सवाल है। देखिए, बिंदु दोष को परिभाषित करें। क्रिस्टल में यह दोष अवयवी कण धनायन अथवा ऋणायन अथवा परमाणु के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने अथवा अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक में अन्य स्थान पर चले जाने के कारण दोष उत्पन्न होता है, तो इसे बिंदु दोष कहते हैं। यानी कहने का मतलब है ना कि अपना स्थान छोड़कर कहीं गायब हो जाएगा, मतलब पता नहीं चलेगा कहाँ गया, बाहर गया कि अंदर है, मतलब लुप्त हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, या अपने क्रिस्टल में ही कहीं शिफ्ट हो जाएगा, कहीं दूसरे जगह रह जाएगा, लेकिन अपना स्थान खाली छोड़ देगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं बिंदु दोष। ठीक है ना? बिंदु दोष किसे कहते हैं? तो आप लोग समझ में आ गया ना कि बिंदु दोष किसे बोलते हैं? कि क्रिस्टल में यह दोष अवयवी कण मतलब धनायन अथवा ऋणायन अथवा परमाणु क्रिस्टल के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाते हैं अथवा निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक में अन्य स्थान पर चले जाते हैं, तो जिसके कारण से एक दोष उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बिंदु दोष कहते हैं। और ये आप लोग का क्या है वो लोग, आप लोग यहाँ से इंग्लिश में है, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम तो बोले थे 10, लेकिन आप लोगों को 11 करवा दिए। तो आप लोग इसको क्या करना है? कंप्लीट कर लेना है। ऐसे ही आप लोगों को छोटा छोटा वीडियो आते रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिससे आप लोग कम समय में ज़्यादा आप लोग रिवाइज कर लेंगे। और रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अपने कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे, वीडियो रोक के आप लोग इसका डेफिनेशन कॉपी पर ज़रूर लिख लेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, किसका आना चाहिए ये भी बताइएगा। मिलते हैं दूसरे पार्ट में। जय हिंद।